हेलो लर्नर्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज महेंद्रगढ़। आज आपके सामने प्रस्तुत हूं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स व मनी एंड बैंकिंग के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रेडिट क्रिएशन या साख निर्माण के बारे में। क्रेडिट शब्द लैटिन भाषा के क्रेडो शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विश्वास। आम बोलचाल की भाषा में जब हम क्रेडिट शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसे हम हिंदी में साख कहते हैं, वो उधार लेने और देने के संदर्भ में करते हैं। साख जो है या क्रेडिट जो है वो एक प्रकार का विनिमय का कार्य है, एक प्रकार का एक्सचेंज का कार्य है, जिसमें जो एक्सचेंज है वो किन के बीच में होगा? जिसमें कोई ऋणदाता किसी ऋणी को वर्तमान समय में कुछ वस्तुएं या मुद्रा इस विश्वास पर प्रदान करता है कि कुछ समय बाद वह उसे वापिस कर देगा। तो बेसिकली क्रेडिट शब्द जो है उसका या और साख शब्द है, उसका अर्थ विश्वास से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। बैंक जब अपने ग्राहकों को उधार देते हैं तो वो इस विश्वास पर उधार देते हैं कि कुछ समय के बाद वो उन्हें वापस प्राप्त कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत में अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद हम कॉमर्शियल बैंक्स के क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन को आसानी से समझ पाएंगे। हम ये एक्सप्लेन कर पाएंगे कि किस तरीके से बैंक जो है वो साख का निर्माण करते हैं, उसकी प्रोसेस क्या है साख निर्माण की। इसके बाद हम ये बता पाएंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो बैंक क्रेडिट की मात्रा को प्रभावित करते हैं या उसकी जो क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन है उसको लिमिट करते हैं, उसकी जो इफेक्टिवनेस है उसको कम करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम कुछ की कंसेप्ट देखते हैं। हमारी पहली कंसेप्ट है डिमांड डिपॉजिट्स, जिसको हम मांग जमा भी कहते हैं। जैसा कि नाम से पता है, मांग जमा से हमारा अभिप्राय वह जमा है जिनको किसी भी समय एक जमाकर्ता ऑन डिमांड बैंक से चेक प्रेजेंट करके विड्रॉ कर सकता है। यानी ऐसी जमा जब जमाकर्ता जब चाहे, जब उसकी मर्जी हो, उनको वो चेक के माध्यम से निकाल सकता है। तो ऐसी डिपॉजिट को हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। इनको हम चेकिंग डिपॉजिट्स या चेकेबल डिपॉजिट भी कहते हैं। यानी चेक योग्य डिपॉजिट्स हैं जिनको कभी भी जमाकर्ता की मर्जी पर उनको निकाला जा सकता है। ये डिमांड डिपॉजिट्स दो तरीके के होते हैं। पहला होता है हमारा प्राइमरी और कैश डिपॉजिट्स, जैसे कि नाम से पता है, कैश यानी नगद जमा, या प्राथमिक जमा। प्राथमिक जमा और नगद जमा वो धनराशि होती है जो लोगों द्वारा बैंकों में नकदी के रूप में जमा कराई जाती है, इसलिए इसको हम प्राथमिक या नगद जमा कहते हैं। इनको कई बार हम निष्क्रिय जमा भी कहते हैं, पैसिव डिपॉजिट कहते हैं। इनको पैसिव डिपॉजिट इसलिए कहा जाता है कि इन जमाओं के निर्माण होने में बैंकों का अपना खुद का कोई योगदान नहीं होता। यानी व्यावसायिक बैंकों की जो भूमिका होती है इनमें वो बिल्कुल नहीं होती है। ये जमाकर्ता की इच्छा पर निर्भर करता है, जो डिपॉजिटर है उसकी मर्जी पर निर्भर करता है कि कितनी मात्रा में जमा करवाए। तो इसलिए इन डिपॉजिट्स के बनने में बैंक का कोई योगदान ना होने के कारण इनको हम पैसिव डिपॉजिट्स भी कहते हैं। दूसरी प्रकार के जो डिपॉजिट्स हैं जिनको हम सेकेंडरी या डेरिवेटिव डिपॉजिट्स, और हिंदी में इनको हम साख जमा या गौण जमा कहते हैं, और कई बार इसको हम डेरिवेटिव डिपॉजिट्स यानी व्युत्पन्न जमा भी कहते हैं। यानी इनकी उत्पत्ति जो होती है वो किसी दूसरी चीज से होती है। नॉर्मली वो प्राइमरी डिपॉजिट से होती है, जिसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। इसलिए इनको हम व्युत्पन्न डिपॉजिट कहते हैं या व्युत्पन्न जमा कहते हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति जो है वो प्राइमरी डिपॉजिट से होती है। तो इसलिए इसको हम व्युत्पन्न जमा भी कहते हैं। तो जो गौण जमा या साख जमा क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति बैंक में उधार लेने जाता है तो बैंक उसको लोन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो उस बोरोवर को, जो उधार लेने वाला है, उसको कैश देने की बजाय उसके नाम का अपने बैंक में एक अकाउंट खोल देते हैं और उसको एक चेकबुक हैंड ओवर कर देते हैं। अब जो बोरोवर है, जो बैंक से उधार लेने वाला है, उसका जो खाता है वो बैंक में जमा के रूप में खुला है। तो इसलिए इनको हम सेकेंडरी डिपॉजिट्स कहते हैं। वास्तव में ये जो सेकेंडरी डिपॉजिटर है ये बेसिकली बैंक के दिए गए लोन है। इस प्रकार हमने देखा डिमांड डिपॉजिट्स के दो भाग होते हैं, प्राथमिक डिपॉजिट या प्राथमिक जमा प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट या गौण जमा। इन दोनों का योग जो है वो डिमांड डिपॉजिट्स कहलाता है। अगली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो हमारी है कैश रिजर्व रेशियो या नगद आरक्षित अनुपात। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। बैंक अपने अनुभव के आधार पर ये जानते हैं कि जो भी डिपॉजिटर्स हैं वो सारे के सारे एक साथ अपने मनी को बैंक से विड्रॉ नहीं करेंगे। अनुभव के आधार पे बैंक ये जानता है कि उसके जितने भी डिपॉजिट्स हैं उसका केवल एक हिस्सा ही जो जमा करता है वो लेने के लिए आते हैं। मान लो बैंक अपने अनुभव के आधार पे ये मानता है कि जितने भी उसके पास जमा है उसके 20%
जो जमा करता है वो कैश लेने के लिए आ सकते हैं, अपना धन जो जमा है उसको लेने के लिए आ सकते हैं। तो अब बैंक को इतनी लिक्विडिटी हर समय अपनी बैंक में बनाए रखनी होगी ताकि वो अपने जमाकर्ताओं को जब भी वो लेने आए उनको धनराशि प्रोवाइड करवा सके। तो जितना हिस्सा उसको वो बैंक में अपने पास नकदी के रूप में रखना पड़ेगा, कैश के रूप में रखना पड़ेगा, उसको हम कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। जितना भी रेशियो रखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने इस एग्जांपल में 20% लिया, तो 20% जो होगा वो आपका कैश रिजर्व रेशियो होगा। यानी बैंक जो है अपनी कुल जमा राशि का एक भाग सदा अपने पास नगद आरक्षित अनुपात के रूप में, नगद आरक्षित कोष के रूप में रखते हैं, जिससे कि जो जमा करता है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। यानी कुल जमा का वो भाग जो बैंक अपने पास हर समय नकदी के रूप में रखते हैं उसको हम कैश रिजर्व रेशियो या शॉर्ट में CRR कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सेस रिजर्व। इस कंसेप्ट को भी हम यूज करेंगे। एक तो जो रेशियो है, बैंक को पता है कि 20% ग्राहक मेरे पास हर समय वापस लेने के लिए आ सकते हैं, तो जो रिजर्व्स वो रखता है 20%, लेकिन इसके अलावा भी कुछ रिजर्व बैंक अपने पास रख सकता है 20% से ज्यादा, उसको हम कहते हैं एक्सेस रिजर्व्स, या वो राशि जो बैंक के पास जितनी आवश्यक है, कैश रिजर्व जो CRR है उससे अधिक होती है, जिसको हम कई बार अत्याधिक कोष भी कहते हैं या फालतू कोष भी कहते हैं। इस फालतू कोष को बैंक यूज करते हैं लोन और क्रेडिट क्रिएशन के लिए, इसलिए इसको हम एक्सेस रिजर्व को साख निर्माण का आधार भी कहते हैं। अब क्रेडिट क्रिएशन है क्या, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने डिस्कस की, उसके आधार पे एक बेसिक आइडिया हमें हो गया होगा कि क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमने देखा, क्रेडिट क्रिएशन जो है वो बैंकों के, जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं उनका सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन है। जब भी बैंक एक ग्राहक को लोन देता है तो उसको वो कैश के रूप में प्रोवाइड नहीं कराते, जैसे कि हमने कहा था, उनके नाम पे एक खाता खोलता है जिससे बोरोवर विड्रॉ कर सकता है। अब जब भी बैंक एक लोन सैंक्शन करेगा, किसी को लोन देगा, तो वो ऑटोमेटिकली डिपॉजिट्स क्रिएट करेंगे। अगर आप में से किसी ने बैंक से उधार लिया हो, चाहे तो आपने हाउस लोन लिया हो या आपने स्टडी लोन लिया हो, तो बैंक क्या करता है, आपके नाम का अपने यहां एक खाता खोलता है, आपको एक चेकबुक प्रोवाइड करता है। आप उस चेकबुक के माध्यम से जितनी भी मुद्रा चाहें, जितने का आपका लोन दिया गया है उसको आप ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन वास्तव में जब भी बैंक आपको एक लोन देता है तो ऑटोमेटिकली आपका एक अकाउंट क्रिएट करता है, जिसी को हम क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। यानी आपका जो साख जमा है उसका निर्माण करता है बैंक जब भी उधार देता है उस समय। तो कुछ डेफिनेशन देखते हैं। न्यूलन की डेफिनेशन है, क्रेडिट क्रिएशन रिफर्स टू द पावर ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स to expand secondary deposits either through the process of making loans or through investment in the securities। यानी न्यूलन के अनुसार जो क्रेडिट क्रिएशन है वो व्यावसायिक बैंक या व्यापारिक बैंकों की वो शक्ति है जिसके द्वारा वे ऋण देकर या प्रतिभूतियां में, सिक्योरिटीज में निवेश करके गौण जमा का निर्माण करते हैं या गौण जमा का विस्तार करते हैं, उसको हम क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। तो बेसिकली जो हमने पीछे देखा था कि बैंक जब भी लोन देते हैं, जब लोन देंगे तो सेकेंडरी डिपॉजिट्स जनरेट करेंगे, तो इन सेकेंडरी डिपॉजिट्स का बनना ही क्रेडिट क्रिएशन कहलाता है। इसके बाद हार्म की डेफिनेशन है, द क्रिएशन ऑफ डेरिवेटिव डिपॉजिट्स इज आइडेंटिकल विद व्हाट इज कॉमनली नोन एज क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। जैसा कि हमने बताया था, डेरिवेटिव क्रेडिट यानी व्युत्पन्न जमा, या जिनको हम गौण जमा या अभी हमने सेकेंडरी डिपॉजिट्स का नाम लिया था, वो एक ही चीजें हैं। जब भी बैंक डेरिवेटिव डिपॉजिट्स या सेकेंडरी डिपॉजिट करता है तो उसको हम कहते हैं कि वो साख का निर्माण कर रहा होता है। यानी जब भी बैंक लोन देता है तो वो डिपॉजिट क्रिएट करता है, और ये डिपॉजिट किस आधार पर क्रिएट करता है, ये लोन किस आधार पर देता है, वो जब भी डिपॉजिट्स होते हैं, यानी प्राथमिक डिपॉजिट के आधार पर वो लोन देता है, और जब भी लोन देता है तो सेकेंडरी डिपॉजिट्स क्रिएट होते हैं, जिनको हम क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। कॉमर्शियल बैंक्स को हम फैक्ट्रीज ऑफ क्रेडिट भी कहते हैं, क्योंकि बेसिकली वो जो हैं वो अपने बैंक डिपॉजिट्स को मल्टीपल एक्सपेंशन करते हैं। अगर मान लो हमारे बैंकों के पास प्राथमिक जमा 100 करोड़ रुपए है, तो वो 100 करोड़ के बदले में हो सकता है 700-800 करोड़ रुपए उधार देते हैं, तो उसको हम सेकेंडरी डिपॉजिट्स के रूप में, तो उसको हम कहते हैं कि वो साख का निर्माण करते हैं या क्रेडिट को
क्रिएट करते हैं। चलिए, जब हम क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस को समझते हैं, और प्रोसेस को समझने के लिए हमें कुछ अजम्पशंस देखने होंगे। पहला तो जैसे मैंने अभी बताया कि फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम है, यानी बैंक जो हैं वो अपनी जितनी भी जमा है उसका एक हिस्सा हर समय अपने पास नकदी के रूप में रखते हैं और वो स्थिर रहता है। जैसे कि अगर मैंने 20% माना तो वो 20% ही रहता है। तो ये होता है हमारा फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम है, ये हमने पहले से मान लिया है। बैंक में जितने भी डिपॉजिट्स हैं वो सिर्फ डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं। हालांकि काफी रेस्ट्रिक्टिव एजम्पशन है, लेकिन हमने ये पहले से मान लिया है कि बैंक में जितने भी डिपॉजिट्स होंगे वो मांग जमा के रूप में होंगे। इसके साथ साथ बैंक अपने पास कोई भी एक्सेस रिजर्व नहीं रखेगा। एक्सेस रिजर्व का मतलब है कि अगर उसमें 100 करोड़ जमा है और सीआरआर या जो हमारा रिजर्व रिक्वायरमेंट है वो 20% की है, तो जो 80% रखेगा उसको सारे का सारे को उधार देता है, अपने पास कुछ भी नहीं रखता है, एक्सेस रिजर्व नहीं रखता है, पूरे का पूरा उधार देता है। इस आधार पे हम देखेंगे कि किस तरीके से बैंक की जो प्रोसेस समझेंगे क्रेडिट क्रिएशन की, वहां हम ये मान के रखेंगे कि बैंक अपने पास कोई भी एक्सेस रिजर्व नहीं रखता है। इसके साथ साथ कोई भी कैश फ्लो के अंदर लीकेज नहीं होती है, जो कैश फ्लो है। इसके साथ साथ हम ये भी मान के चलते हैं कि बैंक में जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो चेक के माध्यम से होते हैं। ये ध्यान रखिए, ये हमने पहले से मान लिया है कि बैंकों के पास जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो चेक के माध्यम से होंगे, ये हमने पहले से मान लिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट एजम्पशंस हैं जिनके आधार पे हम क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस को समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम एक सिंगल बैंकिंग सिस्टम में क्रेडिट क्रिएशन को समझने का प्रयास करते हैं। मान लो अर्थव्यवस्था में केवल एक ही बैंक हो, तब किस तरीके से बैंकिंग जो क्रेडिट क्रिएशन है वो बैंकिंग सिस्टम जनरेट करेगा। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन से हमारा क्या अभिप्राय है? प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन से हमारा अभिप्राय है कि किस तरीके से बैंक जो हैं, जो प्राथमिक जमा है उसके आधार पे कितनी मात्रा में सेकेंडरी डिपॉजिट्स को क्रिएट करेंगे और किस तरीके से क्रिएट करेंगे उसको हम जानने का प्रयास करते हैं, और इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। ये एक बैंक है, ये एक व्यक्ति है, ये इस बैंक में एक्स व्यक्ति है, ये एक्स व्यक्ति इस बैंक में, एक ही बैंक है अर्थव्यवस्था में, ए ही बैंक है, इस ए बैंक में जाता है और 1000 रुपए जमा कराता है। तो यहां से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। 1000 रुपए जमा करवाता है बैंक में। अब क्योंकि बैंक में इसने 1000 रुपए जमा करवाए इस बैंक में, अब इस बैंक को इसको इंटरेस्ट पे करना है और कुछ लाभ भी कमाना है। इसलिए बैंक जो है इन 1000 रुपए को अपने पास नहीं रखेगा, इन 1000 रुपए को वो उधार देगा। कितना उधार देगा? पूरे 1000 के 1000 रुपए उधार नहीं दे सकता, वो उसका कुछ हिस्सा रखेगा। हमने अज्यूम किया था ना, एक जो खास फ्रैक्शन है वो अपने पास रखेगा। मान लो वो 10% अपने पास उधार रखता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक, इस व्यक्ति ने बैंक में 1000 रुपए जमा करवाए, बैंक अपने पास इसका 10% 100 रुपए रिजर्व के रूप में रखेगा और 900 रुपए जो है वो उधार दे देगा किसी दूसरे व्यक्ति को, ताकि वो इसको इंटरेस्ट पे कर पाए और कुछ लाभ कमा पाए उधार देके, यानी 900 रुपए वो उधार दे सकता है। तो ये इस तरीके से इस प्रोसेस को हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमने कहा ये पब्लिक है, यहां से एक व्यक्ति ने जमा करवाए 1000 रुपए, बैंक के पास चले गए, बैंक अपने पास रिजर्व रिक्वायरमेंट 10% है तो 100 रुपए अपने पास रखेगा। जब वो 100 रुपए अपने पास यहाँ पे अगर हम बैंक की एसेट्स एंड लायबिलिटी देखें तो उसके 1000 रुपए उसने डिपॉजिट किए थे, वो उसकी लायबिलिटी बन गई, क्योंकि इस व्यक्ति ने अगर 1000 रुपए जमा करवाए हैं तो वो कभी भी लेने के लिए आ सकता है। तो बैंक की ये लायबिलिटीज है, देनदारी है बैंक की। लेकिन बैंक ने क्योंकि 900 रुपए लोन दिया हुआ है किसी दूसरे व्यक्ति को, इस व्यक्ति को 200 रुपए लोन दिया हुआ है, तो इसका मतलब 900 रुपए लोन दिया हुआ है और 100 रुपए वो रिजर्व में रखेगा, क्योंकि 10% रखने हैं। तो जैसा कि हमने देखा था, 100 रुपए हर समय अपने पास रख लेगा और बाकी जो 900 रुपए हैं वो दूसरे व्यक्ति को उधार दे देगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से उसकी जो बैलेंस शीट है वो इस तरीके से आएगी। अब क्या होगा, ये जो बैंक है ये चलो उधार दिलाते हैं, पहले 100 रुपए रखे और उसने 900 रुपए लोन के रूप में किसी दूसरे व्यक्ति को उधार दे दिए। अब क्या होगा, ये जो उधार आए उस बैंक के पास, वो अपने ट्रांजैक्शन करेगा। इस पब्लिक में से किसी जो पैसे हैं, जो 900 रुपए उसको लोन के रूप में प्राप्त हुए, वो इनमें से किसी को चेक के द्वारा देगा। अब ये जो चेक के द्वारा दिए ये जो पैसे हैं ये वापिस जो पब्लिक है वो बैंक में जमा कराएगी। 900 है ना, 900 रुपए जो पब्लिक के पास गए, पब्लिक से फिर उसे वो बैंकिंग सिस्टम में आ जाएंगे। अब बैंक क्या करेगा,
पहले बैंक के पास 1000 रुपए थे, बैंक ने 900 रुपए लोन दे दिया। अब ये 900 रुपए बैंक के पास फिर से आए हैं। अब बैंक क्या करेगा, इनके 10% यानी 90 रुपए अपने पास रखेगा और बाकी जो अमाउंट बची, कितनी बचेगी, 810 रुपए, वो फिर से उधार दे देगा पब्लिक को। पब्लिक फिर से इन 810 रुपए को बैंक में जमा कराएगी और बैंक फिर से 810 का 10% 81 रुपए, 100 पहले थे, 100 प्लस 90 प्लस 81 रुपए रिजर्व के रूप में रखेगा और बाकी जो अमाउंट बचेगी 729 रुपए वो फिर से किसी ना किसी को उधार देगा और इस तरीके से फिर से वो पब्लिक से फिर से बैंकिंग सिस्टम में आएंगे। ये प्रोसेस चलती रहेगी, ठीक है। हर साइकिल के बाद, हर राउंड के बाद जो अमाउंट है वो घटती जाएगी और इस तरीके से प्रोसेस चलेगी। क्रेडिट क्रिएशन चलता रहेगा और ये धीरे 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 जब काफी कम हो जाएगा तो ये अपने आप स्टॉप हो जाएगा। इसको हम एक टेबल के द्वारा समझ लेते हैं। ये प्रोसेस चलती रहेगी और इस टेबल के द्वारा ये टेबल बनेगी। पहला राउंड हमने ए राउंड में 1000 रुपए थे, 100 रुपए रखे, 900 रुपए का क्रेडिट क्रिएट हुआ, उधार दिए ना, जब भी उधार देता है बैंक क्रेडिट क्रिएट होता है। इसके बाद ये 900 रुपए बैंकिंग सिस्टम में वापस आए, उसके 90 रुपए रखे, 810 रुपए फिर से उन्होंने उधार दिया, क्रेडिट क्रिएट किया। ये 810 रुपए फिर से प्राइमरी डिपॉजिट्स के रूप में बैंक के पास आ जाएंगे, उसमें से उसका 10% रखेंगे और 10% रखने के बाद 729 रुपए वो बाहर उधार देगा। यानी ये प्रोसेस चलती रहेगी। 729 रुपए यहां आ जाएंगे, फिर से उसके 656 रुपए 73 बैंक आरक्षित रख लेगा। तो इस तरीके से प्रोसेस चलती रहेगी, जैसा कि हमने पीछे देखा था। तब तक चलती रहेगी जब तक ये nth राउंड में समाप्त नहीं हो जाती, ये प्रोसेस खत्म नहीं हो जाती। और जब ये खत्म होगी, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये हमारा 10,000 होगा, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमारा 1000 होगा और इसको अगर हम ऐड करेंगे नीचे वैल्यूज लगा के, अगर इसको हम ऐड करेंगे तो 9000 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, बैंक ने 10,000 क्रेडिट जो उसके प्राइमरी डिपॉजिट्स हैं और 9000 उसने क्रेडिट को क्रिएट किया है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग चरणों के माध्यम से एक सिंगल बैंकिंग सिस्टम में साख निर्माण की प्रक्रिया चलती है। आइए अब हम मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम में, यानी एक इकोनॉमी में अगर एक से अधिक बैंक हों तो उस कंडीशन में क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस किस तरीके से चलेगी उसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लो किसी व्यक्ति के पास 1000 रुपए हैं और वो बैंक ए में उन्हें जमा करवाता है, तो उसके फलस्वरूप उस बैंक की बैलेंस शीट, जो बैंक ए है उसकी बैलेंस शीट जब किसी व्यक्ति ने 1000 रुपए जमा करवाए तो किस तरीके से दिखाई देगी वो हमें देखनी है। जैसा कि हमें पता है, बैलेंस शीट का अर्थ ये होता है कि एक साइड में हमारी एसेट्स होती हैं और दूसरी साइड में हमारी लायबिलिटीज होती हैं। यानी हमें क्या देना है और क्या हमारे पास है, वो हमारा एसेट्स होगा और जो हमें देना है, जो देनदारियां हैं, वो हमारी लायबिलिटीज होंगी। क्योंकि 1000 रुपए एक व्यक्ति ने जमा करवाए हैं तो बैंक की एसेट्स जो हैं, जो परिसंपत्तियां हैं बैंक की, वो 1000 रुपए होगी। कैश है ना, उसके पास रखा हुआ है। लेकिन बैंक के पास देनदारियां भी हैं, जिसने उधार बैंक में पैसे जमा करवाए हैं उसको बैंक को वापस भी देने हैं, तो उसके जो लायबिलिटीज है डिमांड डिपॉजिट्स के रूप में वो 1000 होगी। अब ये बैंक की बैलेंस शीट है। लेकिन अब क्या होगा, मान लो मिस्टर एक्स बैंक ए को लोन के लिए अप्रोच करता है। अब बैंक ए क्या करेगा, क्या उसको जो उसके पास 1000 रुपए जमा है वो सारे के सारे लोन दे देगा ताकि उसका लाभ अधिक से अधिक मिले? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया था, वो उसका एक हिस्सा अपने पास नकदी के रूप में रख लेगा और बाकी उसको लोन दे देगा। अगर हमने CRR 10% ही रखना है तो उस कंडीशन में 1000 का 10% यानी 100 रुपए जो है वो कैश के रूप में अपने पास रखेगा और मिस्टर एक्स को लोन दे देगा 900 रुपए। मिस्टर एक्स जो बैंक ए से लोन लेने गया था उसको बैंक ए 900 रुपए का लोन देगा, सिर्फ 100 रुपए अपने पास रख लेगा। अब बैंक ए की बैलेंस शीट कैसी होगी, चेंज हो जाएगी ना, क्योंकि उसके पास पहले तो कैश रिजर्व 1000 रुपए थे, अब उसके पास कैश रिजर्व जो हैं वो केवल 100 रुपए हैं। 900 रुपए कहां गए, 900 रुपए उसने मिस्टर एक्स को लोन दे दिया, तो वो उसकी लेनदारियां हैं, लेना है उसको मिस्टर एक्स से, तो वो भी उसकी एक एसेट है। तो उसकी एसेट्स हो जाएंगी 1000, क्योंकि कैश है उसके पास 100 रुपए का, तो और 900 रुपए जो है वो मिस्टर एक्स से लेगा और उसकी देनदारियां हैं 1000 जो उसने सबसे पहले वाले व्यक्ति से लिए थे। अब ये बैलेंस शीट बैंक ए की हो गई और मिस्टर एक्स को 900 रुपए का लोन मिल गया। अब मिस्टर एक्स क्या करेगा, इस लोन को, जो उसका 900 रुपए का लोन है, उसको वो अपना
कर्जा उतारने के लिए मिस्टर वाई को 900 रुपए का चेक देगा। मिस्टर वाई को 900 रुपए का चेक देगा और मिस्टर वाई का अकाउंट जो है वो बैंक ए में नहीं है, बैंक बी में है। तो मिस्टर वाई जो है इस अमाउंट को बैंक बी में डिपॉजिट करेगा। तब बैंक बी की बैलेंस शीट में क्या चेंजेस आएंगे, उसके कारण जो लाइबिलिटीज है बैंक बी की वो 900 रुपए और कैश रिजर्व भी उसके पास 900 रुपए होंगे। ये उसकी बैलेंस शीट हो जाएगी क्योंकि मिस्टर वाई ने उस अकाउंट में डिमांड डिपॉजिट के रूप में 900 रुपए जमा करवाए हैं। तो इस तरीके से ये उसकी बैलेंस शीट होगी। अब क्या होगा, मान लो मिस्टर एन अप्रोच करता है बैंक बी को, बैंक बी में क्योंकि मिस्टर एक्स ने 900 रुपए जमा करवाए हैं, इसलिए बैंक बी क्या करेगा, उस 900 रुपए का 10% यानी 90 रुपए अपने पास रिजर्व के रूप में रख लेगा और 810 रुपए जो है वो मिस्टर एन को उधार दे देगा। तो इस कंडीशन में उसकी जो बैलेंस शीट दिखाई देगी वो किस तरीके से दिखाई देगी, वो इस तरीके की दिखाई देगी। यानी बैंक बी में 900 रुपए जमा करवाए थे मिस्टर एक्स ने, उसके 10% को बैंक ने कैश रिजर्व के रूप में रखा और उसका 90% यानी 810 रुपए उसने मिस्टर एन को उधार दे दिया जो बैंक बी में लोन लेने के लिए गया था। तो अब बैंक की बैलेंस शीट इस तरीके से दिखाई देगी। यहां पर भी उसकी असेट्स और लाइबिलिटीज एक दूसरे के बराबर होंगे, 900 यहां है और 900 यहां है। अब क्या होगा, मान लेते हैं मिस्टर एन जो है वो मिस्टर एम को 810 रुपए चेक से पे करता है, CHEQ चेक से पे करता है अपने कर्जे। तो उस कंडीशन में मिस्टर एम जो है उसका सी में अकाउंट है और वो उस अमाउंट को बैंक सी में डिपॉजिट करता है। तो इसी तरीके से बैंक सी की बैलेंस शीट चेंज होगी, वो उस 810 रुपए के 81 रुपए को अपने पास रखेगा और 729 रुपए मिस्टर जेड को उधार दे देगा। ये प्रोसेस चलनी शुरू हो जाएगी और इसी तरीके से मिस्टर जेड जो है वो बैंक के में जमा करेगा और अलग अलग बैंकों में जमा होते रहेंगे। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान हमें जो पिक्चर दिखाई देगी वो इस तरीके से होगी कि हर स्टेज के ऊपर जब एक नए बैंक में जो अमाउंट जमा होगी वो छोटे से छोटी होती जाएगी, कम से कम होती जाएगी। यानी पहले एक ए बैंक में 1000 रुपए जमा हुए थे तो बी में 900, सी बैंक में 810, डी बैंक में 729। तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी और टोटल इंक्रीज जो है वो 1000 से बढ़ के 10,000 रुपए हो जाएगा। इस तरीके से प्रोसेस चलेगी। बैंक ए मिस्टर लोन को इसको एक्स को लोन दिया, एक्स से वो यहां पे आ जाएगा डिमांड डिपॉजिट बन के 900 रुपए और यहां से फिर मिस्टर वाई के पास चले गए, मिस्टर वाई से यहां पे ये डिमांड डिपॉजिट्स आ गए, यहां से फिर ये मिस्टर एन को चले गए, फिर मिस्टर एन जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति को उधार देगा, उसका 10% रख के, इसी तरीके से उसका 10% रख के फिर उधार दिया जाएगा, फिर उसका 10% रख के उधार दिया जाएगा और ये प्रोसेस चलती रहेगी। और इसको हम इस टेबल के द्वारा देख सकते हैं। मान लो इकोनॉमी में एन बैंक है तो ये प्रोसेस चलेगी। पहले बैंक की प्राइमरी डिपॉजिट्स और पहले बैंक का क्रेडिट क्रिएशन। तो यहां पर भी जो क्रेडिट क्रिएशन होगा वो 9,000 रुपीज का क्रेडिट क्रिएशन होगा और टोटल प्राइमरी डिपॉजिट्स हैं वो 10,000 हो जाएंगे। तो इस तरीके से बैंक जो है वो मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम में भी क्रेडिट को क्रिएट करेगा। अब ये क्रेडिट क्रिएशन की मात्रा कितनी होगी पूरी बैंकिंग व्यवस्था में, उसका एक फार्मूला है, उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। टोटल डिपॉजिट्स होंगे, इनिशियल डिपॉजिट कितने हुए गुना एक कंसेप्ट यूज करेंगे बैंकिंग मल्टीप्लायर। अभी बैंकिंग मल्टीप्लायर किसके बराबर होता है, बैंकिंग मल्टीप्लायर बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाई रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो। जैसे हमने 10% लिया था ना, तो 10% हमारा रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो था, 10% को हम 0.10 भी लिख सकते हैं। तो यहां पे हमारा बैंक मल्टीप्लायर कितना आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 0.1 यानी इट वुड बी इक्वल टू 10 हमारा बैंक मल्टीप्लायर आ गया। और इनिशियल डिपॉजिट हमारा कितना था 1000, तो टोटल डिपॉजिट कितना बढ़ेगा 1000 इंटू 10 इज इक्वल टू 10,000। तो 10,000 जो है वो 1,000 रुपए जब अगर जमा करेंगे और अगर हमारा रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो 10% है तो उस कंडीशन में 10,000 रुपए जो है वो टोटल डिपॉजिट्स जो है डिमांड डिपॉजिट्स क्रिएट होंगे। अब अगर ये 0.10 की जगह ये 20% होता तब क्या होता, तब हमारा मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आती 1 डिवाइडेड बाई 0.2 यानी 5 आती। और उस कंडीशन में जो 1,000 रुपए इनिशियल जमा हुए हैं तो 1,000 गुना 5,000 रुपए। यानी अगर हमारा रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो ज्यादा होगा तो जो बैंक के डिमांड डिपॉजिट्स क्रिएट होंगे वो कम होंगे। इसके विपरीत अगर 0.5 होता तो उस कंडीशन में हमारा बैंक मल्टीप्लायर 20 हो जाता। अगर ये 5% होता
तो 0.05 यानी 20, और उस कंडीशन में जो हमारे डिमांड डिपॉजिट्स क्रिएट होते वो 1000 इंटू 20,000 होते, यानी क्रेडिट क्रिएशन की मात्रा जो बैंक में है वो रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो का रिवर्स होता है, यानी 1 डिवाइडेड बाई रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो के इक्विवेलेंट होता है। उतने गुना जो है बैंक जो है वो क्रेडिट को क्रिएट करेंगे। तो क्रेडिट क्रिएशन बेसिकली डिपेंड करेगा बैंक मल्टीप्लायर पे, और बैंक मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी 1 डिवाइडेड बाई आर, यानी जो रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो है, जिसको जो हमने अभी कैलकुलेट किया था उसमें हमने 10% माना था। आइए अब हम बैंकों की शाख निर्माण की सीमाओं को देखते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, व्यावसायिक बैंक असीमित मात्रा में शाख का निर्माण नहीं कर सकते हैं, उसकी कुछ ना कुछ लिमिट्स होती हैं। वो कौन कौन सी लिमिट्स हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उनके शाख निर्माण की शक्ति को लिमिट करता है, उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है अमाउंट ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट्स और अमाउंट ऑफ कैश। प्राइमरी डिपॉजिट्स और जो नगद जमा है उनकी मात्रा और शाख निर्माण की मात्रा का सीधा संबंध है। अगर थोड़ी देर पहले हमने जो एग्जांपल्स दिए थे जिसमें हमने 1000 जो है प्राइमरी डिपॉजिट्स लिए थे और 10% हमने सीआरआर लिया था, और हमने कहा था कि जो क्रेडिट क्रिएट होगा वो टोटल डिमांड डिपॉजिट्स जो क्रिएट होंगे वो इक्विवेलेंट होंगे प्राइमरी डिपॉजिट्स इनटू बैंकिंग मल्टीप्लायर। यानी प्राइमरी डिपॉजिट्स अगर कम होंगे, चाहे बैंकिंग मल्टीप्लायर की वैल्यू उतने की उतनी हो, तो क्रेडिट कम मात्रा में क्रिएट होगा। और अगर ये प्राइमरी डिपॉजिट्स ज्यादा होंगे, क्योंकि प्राइमरी डिपॉजिट्स के आधार पर ही सेकेंडरी डिपॉजिट्स जनरेट होते हैं। अगर प्राइमरी डिपॉजिट नहीं होंगे तो सेकेंडरी डिपॉजिट्स भी नहीं होंगे, जिसके कारण जो क्रेडिट क्रिएशन है वो कम हो पाएगा। दूसरा, अगर बैंकिंग सिस्टम से कैश विड्रॉ हो जाता है, हमने ये माना था कि सारी पेमेंट्स जो हैं वो चेक में की जाती हैं, कैश में नहीं की जाती, लेकिन एक उधार लेने वाला अपने उधार का कुछ हिस्सा अगर वो कैश के द्वारा निकाल लेता है तो बैंकों की जो क्रेडिट क्रिएशन की पावर है वो कम हो जाएगी। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि अगर बैंकिंग सिस्टम से कुछ अमाउंट या कुछ डिपॉजिट्स ट्रांसफर होके वो बैंकिंग सिस्टम में वापस ना आके नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं अगर उनमें चले जाएं, जैसे कि हमारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, अगर वो मनी इंश्योरेंस कंपनीज में, एलआईसी वगैरह में, या जो दूसरी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें चला जाता है, तो उसके कारण जो एक्सेस रिजर्व रहेगा बैंक के पास उधार देने के लिए वो कम हो जाएगा और क्रेडिट क्रिएशन जो है वो कम की मात्रा कम होगी। तीसरा है विलिंगनेस टू बोरो। अब बैंक जो है वो शाख का निर्माण तभी कर सकते हैं जब उससे उधार लेने के लिए व्यक्ति आए। लोग अगर उस बैंक से बैंकिंग सिस्टम से उधार लेंगे तभी क्रेडिट क्रिएट होगा, अदरवाइज क्रेडिट जो क्रिएशन की प्रोसेस है वो रुक जाएगी। बैंक क्रेडिट क्रिएशन तभी कर पाएंगे अगर उनके पास सफिशिएंट मात्रा में क्वालिफाइड बोरोवर्स हैं जो लोन के लिए अप्लाई करते हैं। फिर क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक। जो हमारा सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, जैसे हमारे देश में आरबीआई है, वो क्या चाहता है, अगर वो ज्यादा मात्रा में क्रेडिट क्रिएट करवाना चाहता है तो उस कंडीशन में उसकी पॉलिसी यह है कि क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा हो। इकोनॉमी में अगर महंगाई होगी तो क्रेडिट क्रिएशन को रोकने का प्रयास करेगा, कम से कम शाख जो है वो कम बने, तो उसके कारण क्रेडिट क्रिएशन जो है वो कम हो पाएगा, अदरवाइज वो ज्यादा हो सकता है। इसके बाद लोगों की बैंकिंग आदतें, अगर लोग जो है वो बैंकों में जाते ही नहीं है, वो अपना कारोबार चेक के माध्यम से करते ही नहीं है, आपस में उधार ले लेते हैं एक दूसरे से, तो उस कंडीशन में जो क्रेडिट क्रिएशन है वो रुक जाएगा। इसी के साथ साथ अगर करेंसी इन सर्कुलेशन कम होगी तो क्रेडिट क्रिएशन भी कम होगा, वो ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन जो है वो प्राइमरी डिपॉजिट्स के साथ सीधे रूप में जुड़ी हुई होती है। इसके बाद इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस, यानी इकोनॉमी में बूम है या इकोनॉमी में डिप्रेशन है। अगर बूम है, इकोनॉमी ऊपर की तरफ जा रही है तो क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगा, और अगर इकोनॉमी डिप्रेस्ड है, मंदी है, तो उस कंडीशन में क्रेडिट क्रिएशन जो है वो हमारा कम होगा। इसके बाद जो सीआरआर की बात की थी हमने, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट 10%, मैंने एक एग्जांपल से एक्सप्लेन भी किया था आपको। अगर 10% था तो टोटल 10,000 हमने देखा था क्रेडिट जो है वो क्रिएट होता है। अगर ये 10% की जगह 20% है तो उस कंडीशन में हमने देखा था कि केवल 5,000 होगा, और अगर ये 5% है तो उस कंडीशन में हमने देखा था उस एग्जांपल में कि 20,000 जो है वो हमारा क्रेडिट क्रिएट हो जाता है। तो इसका मतलब क्रेडिट क्रिएशन की मात्रा जो है वो सीआरआर की मात्रा पर निर्भर करती है। इसके बाद एक्सेस रिजर्व्स, अगर बैंक जो हैं जितना चाहिए, जैसे मान लो 20% हमारा रिजर्व है,
तो अगर 100 करोड़ रुपए जमा हुए तो वो 20 करोड़ अपने पास रखेंगे और 80 करोड़ उधार देंगे। लेकिन कोई बैंक 80 करोड़ उधार देने की बजाय ये रिजर्व 20 करोड़ से ज्यादा रख लेता है। मान लो कोई बैंक 30 करोड़ रखता है, तो उस कंडीशन में जो लोन दिए जाएंगे वो केवल 70 करोड़ के दिए जाएंगे। तो इसके कारण अगर एक्सेस रिजर्व बैंक ज्यादा रखते हैं तो क्रेडिट क्रिएट जो है वो कम होगा। नेक्स्ट हमारा है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड सिक्योरिटीज। जब हमने न्यूलैंड की डेफिनेशन डिस्कस की थी तो हमने कहा था कि बैंक साख का निर्माण तब करते हैं जब या तो वो लोन देते हैं या सिक्योरिटीज को खरीदते हैं। अगर खरीदने के लिए बैंकों के पास अच्छी मात्रा में सिक्योरिटीज अवेलेबल नहीं होंगी तो उस कंडीशन में क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। अगर हैं तो उस कंडीशन में क्रेडिट क्रिएशन की मात्रा ज्यादा होगी। अब आज के इस वीडियो लेक्चर के आधार पर हम कुछ जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं। पहला हो सकता है कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट किस तरीके से क्रिएट करते हैं और उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन थ्रू बैलेंस शीट अप्रोच समझाइए। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि सिंगल बैंक इकोनॉमी मॉडल और मल्टीपल बैंक इकोनॉमी मॉडल में प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन दिखाइए। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि अगर CRR 0.1 से बढ़ के 0.2 हो जाता है तो वो क्रेडिट क्रिएशन को किस तरीके से प्रभावित करेगा, बैंकों की साख निर्माण की शक्ति को किस तरीके से प्रभावित करेगा। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि अगर ये बढ़ जाता है तो इसका मतलब बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मात्रा में अवेलेबल होगा एक्सेस रिजर्व, और इसके कारण जो बैंक मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू घट जाएगी। वहां हमने वैल्यूज निकाली थी, 10% के साथ वैल्यू थी 10 और 20% के साथ वैल्यू थी 5। इसका मतलब कि अगर CRR बढ़ जाता है तो बैंकों की साख निर्माण की शक्ति घट जाएगी। आइए अब हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को देखने के लिए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है मनी इज क्रिएटेड इमीडिएटली व्हेन। ये कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। इन ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप ये बता पाओगे कि हमने अभी भी डिस्कस किया था कि जब बैंक लोन देते हैं तो उस समय वो क्रेडिट को क्रिएट करते हैं। तो राइट आंसर वुड बी सी। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके अंडरस्टैंडिंग को बता पाएगा वो है कि अगर रिजर्व रिक्वायरमेंट 10% है तो एक बैंक में अगर 1000 रुपए कैश डिपॉजिट आते हैं तो उसके कारण बैंक कितनी अमाउंट में लोन दे पाएंगे। ये हमने देखा था कि अगर रिजर्व रिक्वायरमेंट 10% है और उनके पास कैश 1000 रुपए आया है तो उस कंडीशन में 10% रख के 1000 का 10% मतलब 100 रुपए रख के वो 900 रुपए उधार दे सकते हैं। तो करेक्ट आंसर वुड बी सी। एक और क्वेश्चन हो सकता है क्रेडिट क्रिएशन पावर ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स गेट लिमिटेड बाय। कुछ ऑप्शन दिए गए हैं बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल, कैश रिजर्व रेशियो, क्रेडिट पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक, ऑल ऑफ द अबो। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबो, क्योंकि तीनों चीजें हैं जो बैंकों की साख निर्माण की शक्ति को सीमित करती हैं या प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट है क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक इज डिटरमाइंड बाय। इसके द्वारा डिटरमाइन होता है क्रेडिट क्रिएशन, पैसिव डिपॉजिट के द्वारा, CRR के द्वारा या प्राइमरी डिपॉजिट्स के द्वारा। यहाँ पे यह ध्यान रखना आप कि जो पैसिव डिपॉजिट्स हैं वो बेसिकली प्राइमरी डिपॉजिट्स ही हैं। हमने डिफाइन किया था ना, प्राइमरी डिपॉजिट्स पैसिव डिपॉजिट है क्योंकि बैंक का कोई योगदान नहीं है, और CRR पे तो डिपेंड करते ही करते हैं। तो इसका मतलब ये तीनों सही हैं। सो करेक्ट आंसर वुड बी डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। एक और क्वेश्चन हो सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक्स। बैंक कब क्रेडिट क्रिएट करते हैं? लोन देते हैं तब और सिक्योरिटी खरीदते हैं तब। इसका मतलब ए और बी सही आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो सकता है ट्रू एंड फॉल्स टाइप देखते हैं कुछ। व्हेन द कस्टमर डिपॉजिट्स मनी विद द बैंक दे आर कॉल्ड सेकेंडरी डिपॉजिट्स। जब ग्राहक बैंक में पैसे जमा करते हैं तो वो प्राइमरी डिपॉजिट्स होते हैं, तो आंसर होगा आपका फॉल्स। दूसरा हो सकता है कि जब बैंक एसेट्स को परचेज करते हैं या लोन देते हैं तो वो डेरिवेटिव डिपॉजिट्स को क्रिएट करते हैं। सही है, क्योंकि डेरिवेटिव डिपॉजिट्स और सेकेंडरी डिपॉजिट तब उत्पन्न होते हैं जब बैंक या तो लोन देते हैं या सिक्योरिटी को खरीदते हैं। तो दिस वुड बी राइट आंसर। सो आंसर वुड बी ट्रू। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जो आप देख सकते हैं, फर्दर आप रेफर कर सकते हैं इन बुक्स से। ये बुक्स हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, क्रेडिट क्रिएशन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, बैंक किस तरीके से क्रेडिट का निर्माण करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आपके धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद।